HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। शबाना, मेरा दुबई जाने का वीज़ा लग गया है। मैं 1 हफ्ते के बाद दुबई चला जाऊंगा। तुम्हें पता है ना, मुझे दुबई जाने का कितना शौक था। तुम सच में बहुत खुशकिस्मत लड़की हो। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो, मेरे सारे काम सीधे होते जा रहे हैं। मुझे दुबई का वीज़ा भी मिल गया है। मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारी नेकी की वजह से सब हुआ है। मेरा शौहर बहुत खुश लग रहा था और वे तेज़ तेज़ बोलता जा रहा था, जबकि मेरे चेहरे पर उदासी छा गई थी। मैं बोली, नदीम, अभी हमारी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए और आप जुदाई की बातें करने लगे हो। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मुझे नहीं पता, बस आप अपना वीज़ा ख़त्म करें और आज के बाद मेरे सामने दुबई जाने का नाम भी मत लेना। मेरी बात सुनकर नदीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। कहने लगे, अरे पगली, मैं तुम्हें कोई हमेशा हमेशा के लिए तो छोड़कर नहीं जा रहा ना। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं अपनी कंपनी में जॉब से दुबई जाऊंगा। वहां पहुंचते ही मैं तुम्हारे वीज़ा का अप्लाई कर दूंगा। 2 हफ्ते के अंदर अंदर तुम मेरे पास होगी। हम हनीमून पर कहीं भी नहीं गए ना, तो यही समझो कि हम दुबई में अपना हनीमून मना लेंगे। मैं अपने शोहर की बात सुनकर खुश हो गई थी और बोली, आप सच कह रहे हैं ना? वह बोले, मैं बिल्कुल 100% सच कह रहा हूँ। अब मैं और मेरे शोहर दोनों मिलकर शॉपिंग कर रहे थे। नदीम को मुझसे पहले दुबई जाना था, जबकि मुझे उनके बाद। इस वजह से मैं अपने लिए भी खरीदारी करती जा रही थी। खैर, नदीम के जाने का वक्त हो गया था। अब मैं बड़ी फिक्र में थी कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। असल में गांव से ब्याह कर शहर में आई थी। मेरा शौहर बिल्कुल अकेला रहता था। उनके माँ बाप का इंतकाल तो मेरे शादी से पहले ही हो गया था और उनकी बड़ी बहन की शादी ओमान में हुई थी। नदीम ने मुझे बताया था कि उनकी बहन कोई 3-4 साल बाद ही हिंदुस्तान का चक्कर लगाती है। खैर, मैंने नदीम से अपनी परेशानी के बारे में बता दिया था। मैं अकेले इस घर में कैसे रहूंगी। तो उन्होंने मुझे राय दिया कि तुम 2 हफ्ते के लिए वापस गांव चली जाओ। जैसे यहाँ पर रहोगी तो तुम अपने माँ बाप को याद करती रहोगी। मुझे नदीम का राय बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने जल्दी हामी भर ली थी। मैंने जल्दी से अपने मम्मी को फ़ोन लगा दिया था। मैंने उन्हें अपनी वापसी के बारे में बात करके खुश करना चाहती थी। मैंने मम्मी से कहा कि नदीम बाहर के मुल्क में दुबई जा रहे हैं, तो मैं आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगी। मम्मी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। वह बोली, तुम उधर ही रुक जाओ। मुझे मम्मी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए गुस्से से मैं बोली, क्यों, क्या हुआ? मैं आपके लिए बस 2 महीने में ही पराई हो गई हूँ और अब आपके घर में मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आपको तो मेरी वापसी के बारे में सुनकर खुश हो जाना चाहिए था, ना कि मुझे खरी सी जवाब देना था। आपको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं शोहर के बिना कैसे रहूंगी? आपको पता तो है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गांव में बिताए हैं। मेरे लिए शहर में रहना काफ़ी मुश्किल है। मेरी बातें सुनकर मम्मी कहने लगी, शबाना, तुम तो सदा ही जज्बाती हो जाती हो। मेरी बात पूरी तो सुन लो। पहले ही शुरू हो गई। बात यह है कि असल में आज ही तुम्हारा बड़ा भाई असगर मेरे पास आया था। वह बड़ा परेशान लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि मम्मी, मेरा बड़ा बेटा इधर गांव में रहकर बुरे संगत का शिकार हो गया है और पढ़ाई से भी दिल चुराने लगा है। जबकि पहले तो वह अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। अब मैंने और मेरी बीवी ने यही फैसला किया है कि हम उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दें। वह 10वीं के पेपर उधर जाकर ही देगा। पहले तो हमें रहने की फिक्र हो रही थी, वह कहाँ रहेगा। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा अपनी बुआ के घर पर रह लेगा। मैं मम्मी की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, भाई को अब हमारी याद कैसे आ गई? वे तो अपनी बीवी की बातों में आकर हमसे हर रिश्ता नाता ख़त्म कर चुके थे। अब बहन का ख्याल कैसे आ गया? मम्मी, भाई ने तो मेरी शादी में आने की हिम्मत भी नहीं की थी और फिर उनके बेटे को अपने घर कैसे रखूंगी? मेरी तरफ से साफ मना है। आप भाई को कह दें कि शबाना का पति दुबई जा रहा है, इसलिए वह हमारे पास रहने के लिए आ रही है। तब मम्मी की रोने वाली आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी और कहने लगी, शबाना, आज से 15 साल पहले भी तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हमसे छिन गया था। अब मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती मत करना। पहले तो मैंने ये गम बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब अगर मेरा बेटा मुझे तुम्हारी वजह से छोड़कर जाएगा तो फिर मैं तुम्हें भी हर रिश्ता ख़त्म कर लूँगी। अब ये तुम पर डाल रही हूँ कि तुम क्या करोगी अकेली। ये कहकर मम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं अपने ध्यान में बैठी रो रही थी जब नदीम मेरे पास आकर बैठ गए थे। वह मुझे रोता हुआ देखकर बोले, क्या हुआ, उदास क्यों हो? मैं बोली, नदीम, मेरे अब्बू का इंतकाल 15 साल पहले हो गया था। उस वक्त घर में 3 ही बहन भाई रहते थे। बड़ा भाई उस वक्त अच्छा खासा कमाता था और शादीशुदा भी था।
जबकि मैं और मुझसे छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं थी, वह हमारे घर में अपनी पूरी हुकूमत चलाती थी। वह हर चीज़ अपने कब्जे में कर लेना चाहती थी। पहले तो अब्बू का लिहाज कर लिया करती थी, मगर जब उनका इंतकाल हो गया तो ऐसा लगने लगा था जैसे भाई और भाभी की हया भी मर गई हो। भाई ने घर में खर्चा देना बंद कर दिया था। भाभी किचन की मालकिन बन गई थी। हमें जो चीज़ भी चाहिए होती थी पहले भाभी का इजाज़त लेना पड़ता था। मैं इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी, मगर जो कि मम्मी का हुक्म था कि भाभी के साथ कोई जुबान ना लड़ाओ, बस इसी की वजह से हम भी मुंह बंद करके बैठ गए थे। भाभी की नज़र अब मेरी पढ़ाई पर पड़ी थी। उसने कहना शुरू कर दिया था कि लड़कियों की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। मम्मी से कहा कि सबाना का स्कूल जाना बंद करवा दो। कल कला को उसकी शादी होगी तो पढ़ाई काम नहीं आएगी। घरदारी सीखी हुई होगी तो अपने घर में सुखी रहेगी। मम्मी कहने लगी, बहू ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबाना के अब्बू उसे खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। मैं उनकी ये ख्वाब पूरी करके ही रहूंगी। भाभी कहने लगी, जो इंसान मर जाता है साथ ही उसकी हर ख्वाहिश भी मर जाती है। अब आप ये मत कहिए कि उनकी ख्वाहिश पूरी करनी है। खैर मेरी मम्मी भी अब हिम्मत हार गई थी, जबकि भाभी ने तो मेरी पढ़ाई को ज़िंदगी और मौत का सवाल बना लिया था। भाभी मुझ पर दबाव डाल रही थी कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, मगर मैं डट गई थी। मैंने कह दिया कि मैं अपने अब्बू की ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ सकती। इस बात पर भाभी और भाई कहने लगे, चलो ठीक है, मैं ये घर ही छोड़ देता हूँ। मेरी मम्मी ने हिम्मत दिखाई थी। भाई और भाभी घर छोड़कर चले गए थे। तब तो मम्मी ने कह दिया था कि अच्छा ही हुआ, लेकिन बाद में मम्मी हर वक्त रोती रहती थी। वह भाई को याद करती थी। भाई हर महीने मम्मी को घर के खर्च के लिए पैसे भिजवा देता था। हमें कुछ साल बाद ये पता चला कि भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, मगर हमें भाई ने सख्ती से मना कर दिया था। हम ना तो उस बच्चे की शक्ल देखने के लिए आएंगे और ना ही मुबारक देने के लिए। खैर इतने साल से कोई रिश्ता ना रखने वाला भाई को अब अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया कि मेरे पास अपने बेटे को भिजवाना चाहता है। जिस बच्चे की शक्ल भी मैंने आज तक नहीं देखी है, उसे कभी बात नहीं की। तभी मेरे शौहर ने मेरी सारी बातें सुन ली तो वह मुस्कुराकर कहने लगे, सबाना, हमारे मजहब में रिश्तेदारों के साथ इस तरह का बर्ताव करने का बहुत परहेज है। फिर हमें ये हुक्म दिया गया है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा करो। तुम्हारे भाई ने तुम लोगों को छोड़ दिया, मगर तुम बड़े बनकर दिखाओ और अपने भतीजे को अपने घर में रख लो। मैं तो वैसे भी दुबई जा रहा हूँ, अच्छा है तुम्हारा भतीजा यहाँ आ जाएगा तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। मम्मी और नदीम की बात मानकर मैंने अपने भाई के बेटे रुस्तम को अपने घर रुकने की इजाज़त दे दी थी। मम्मी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी थी। खैर नदीम के जाने के एक दिन पहले ही रुस्तम मेरे घर आ चुका था। वह 15 साल का कम उम्र का लड़का था, मगर उसने कद काठी निकाल लिया था, इसलिए अपनी उम्र से बड़ा दिख रहा था। कहने को तो हम दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। मैं उसकी बुआ थी, मगर इतने बरसों की दूरी हमारे दिलों में मौजूद थी, इसलिए मुझे एक अजनबी लड़का ही लगता था। वह भी शर्मीला सा था। मैंने उसे जो कमरा दिया था वह ज़्यादातर उसी कमरे में रहता था। मुझसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। मुझे खुशी थी कि वह ऐसा है। अगर वह बिना वजह मेरे साथ बातें करने की कोशिश करता तो मैं उससे तंग आ जाती। मैं अपने भाई पर एहसान कर रही थी, मगर मेरे दिल में अभी भी यही ख्याल था कि मुझे उनके साथ किसी तरह की कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। फिर वैसे भी मेरा और रुस्तम का साथ बस 2 हफ्तों का ही था। मैंने तो दुबई चले जाना था। फिर मेरी बला से रुस्तम चाहे जहाँ मर्जी रहता, नदीम तो दुबई जा चुके थे। मैं उसको याद करके रोती रहती थी, जबकि रुस्तम दिन में ही अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाया करता था, जबकि मैं खाना वगैरह तैयार करती रहती थी। मैंने दिल में सोचा कि भाई बिना वजह ही अपने बेटे पर शक कर रहा था। उनका बेटा तो अच्छा लड़का था। भाई ने कहा था कि रुस्तम आवारा है, जबकि मैंने उसे कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। वह तो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके पड़ा रहता था। मैं खाना पका रही थी जब गेट पर बैल की आवाज़ हुई। एक तो मैं इस शहर में किसी को ज़्यादा नहीं जानती थी, इसलिए मैंने बैल सुनकर हैरान हुई थी। आखिर मेरे घर में कौन आ सकता है? इसी शक में मैंने दरवाजे तक चली गई थी। मैंने पूछा कि कौन, तो जवाब आया कि पार्सल आया है, आप 3000 रुपये दे दें और पार्सल ले लें। मैं हैरान थी कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। फिर ये पार्सल था किसका? खैर मुझे ख्याल आया कि क्या पता रुस्तम ने कुछ मंगवाया हो, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलकर पार्सल पकड़ लिया था। मैं उस डब्बे को उलट पुलट कर देख रही थी कि रुस्तम गोली की रफ्तार से मेरे पास आया था और वह पार्सल मेरे हाथ से अचानक से ले लिया था और बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा, ये मेरा है, आप जाइए, मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने सिर हिला दिया था। मैं किचन में आई।
तो ख्याल आया कि न जाने पार्सल में क्या है। मैंने सुन रखा था कि ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अक्सर चीज़ें बेकार निकलती है। मैंने भी कुछ कपड़े, मोबाइल, पर्स पसंद किए थे, मगर इसी डर से मंगवाए नहीं थे, कहीं मेरे पैसे डूब ना जाए। अब मेरे भतीजे का पार्सल आया तो मैंने सोचा कि उसे जाकर पूछती हूँ कि तुमने क्या मंगवाया है। रुस्तम अपने कमरे में जा चुका था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि कमरा तो अंदर से लॉक है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, रुस्तम दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। वह कहने लगा, अच्छा खोलता हूँ। मैं उसके इंतज़ार में खड़ी थी, मगर उसने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर कर दी थी, शायद लॉक की नई चाबी बनाने लग गया हो। खैर, जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके माथे पर पसीना था और इस तरह घबराया हुआ था। वह बोला, बुआ, आपको मुझसे क्या काम था? मैंने कहा, तुम्हारा जो पार्सल आया था वह देखने आई हूँ। शक के तौर पर यह बात नोट की थी कि रुस्तम के गले में थूक सा अटक गया था। वह बोला, बुआ, पार्सल दरअसल वो मेरा नहीं है, मेरे एक दोस्त का था। उसने मेरे एड्रेस पर मंगवा लिया था। मैं उसका चीज़ उसके बगैर इजाज़त के खोल नहीं सकता। मैंने सर हिला दिया था और कमरे से बाहर निकल आई थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी कि रुस्तम ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। उसने मुझे अपना पार्सल क्यों नहीं दिखाई, जबकि मैंने पार्सल वाले डिब्बे को देख लिया था। पार्सल वाला डिब्बा सामने ही पड़ा हुआ था, उसमें से पैकिंग वाली चीज़ निकल गई थी। मैंने सर झटक दिया था और बोली कि बच्चे के पर्सनल कोई इस्तेमाल करने की चीज़ होगी। रुस्तम खाना भी अपने कमरे में ही खाता था, मगर बहुत चुपचाप ही रहता था। मुझे तो दुबई जाना था, फिर मुझे पता नहीं था कि रुस्तम का ठिकाना कहाँ पर होता। जब मैंने इस बात का जिक्र नदीम से किया तो कहने लगा, तुम घर की चाबी रुस्तम के हवाले कर देना, और वह तुम्हारा भतीजा है, मुझे उस पर भरोसा है। मैं ये बात सुनकर हंस दी थी और बोली, मुझे तो अपने भतीजे पर खुद भरोसा नहीं है, तो आप उस पर यकीन कैसे कर रहे हैं? मैं अपना घर उसके हवाले नहीं कर सकती। कोई ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? मेरे लिए तो वह लड़का अनजान ही है। उस हकीकत के बावजूद उसके साथ मेरा बड़ा करीबी रिश्ता था, मगर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। नदीम कहने लगा, अच्छा ठीक है, फिर तुम ऐसा करना कि बाकी सारे कमरों को लॉक लगाकर चाबियां अपने साथ दुबई ले आना, मगर जिस कमरे में रुस्तम ठहरा हुआ है उसकी जिम्मेदारी उसके सर पर दे देना। अब वो पढ़ने के लिए आया है तो उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। हमारे घर में रह रहा है तो उसको रहने दो। उसके इस्तेमाल से हमारा कमरा घिस नहीं जाएगा। मैं चुप हो गई थी। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह ने मेरे लिए तो अच्छा आदमी चुना है। वह न सिर्फ मेरी इज्जत करता है, बल्कि मुझसे जुड़े रिश्तों का भी एहतराम करता है। मैं दुबई जाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुकी थी। अब बस मुझे वीज़ा का इंतज़ार था। मैं सारा दिन घर में फ्री रहती थी। जब नदीम फ्री होता उससे फ़ोन पर बात हो जाती थी, नहीं तो बस मैं होती और मेरी तन्हाई। मेरे पास बहुत फ्री वक्त होता था, इसलिए मेरी गहरी निगाह रुस्तम पर होती थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी, वह अच्छा लड़का है, सारा दिन घर में ही रहता था। मगर उसकी एक चीज़ जो मुझे अजीब लगती थी वो ये कि रुस्तम हर वक्त अंदर से कमरा बंद रखता था। मैं छत पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी जब हमारे गेट की बेल बजी थी। मैं थोड़ा बुखला सी गई थी कि अब मुझे नीचे उतरकर जाना पड़ेगा, क्योंकि रुस्तम तो अपने कमरे में बंद था। वह कमरे से निकलने वाला नहीं था। मैंने छत से झांका कि आखिर देखूं तो सही कौन आ गया है। मैंने ऊपर से देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि कोई नीचे डिलीवरी बॉय खड़ा था। रुस्तम ने उसको पैसे दिए और पार्सल पकड़ लिया था। मैं फिर से बैठकर मैगजीन पढ़ने लगी थी, लेकिन अब मेरा दिल थोड़ा सा शक में होने लग गया था। मैं नीचे उतर आई और रुस्तम के कमरे में चली गई थी। मैं उसका पार्सल देखना चाहती थी। मैं बोली, रुस्तम, दरवाजे पर कौन आया था? रुस्तम की नज़रें झुकी हुई थी। बोला, बुआ, भिखारी था। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान हो गई थी। उसने कितनी सफाई से मेरे साथ झूठ बोल दिया था। मैं बोली, पक्की बात है ना? भीख मांगने ही वाला था ना? उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी हाँ, वह भिखारी ही था। मैं कुछ कहने बिना ही उसके कमरे से निकल आई थी। न जाने वो मुझसे अपने पार्सल क्यों छुपाता था, न जाने वो क्या कुछ मंगवा रहा था। मुझे तो यही लगता था कि वो अपनी चीज़ मुझसे इसलिए छुपाता है, कहीं मैं उसके माँ बाप को फ़ोन करके ना बता दूं कि आपका बेटा यहाँ फजूल खर्च कर रहा है। मैंने एक बात नोट की थी, हर एक दिन रुस्तम का कोई न कोई पार्सल आता रहता था, मगर डिलीवरी बॉय मेरे आंगन में रहते हुए घर तक नहीं आया था। जैसे ही मैं आगे पीछे होती, झट से डोर बेल बढ़ जाती थी और रुस्तम अपना पार्सल पकड़ लेता था। जब सुबह से नदीम का फ़ोन नहीं आया था, मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। मैंने कॉल की तो वो बड़े गुस्से में लग रहा था। कहने लगा, यार, उन लोगों ने मुझे पागल बनाया हुआ है, मैं जॉब छोड़कर आ रहा हूँ। मैं उसकी बात सुनकर बोली, क्यों, क्या हो गया?
आपकी तो जॉब बहुत अच्छी थी, नदीम कहने लगा। जब मैं हिंदुस्तान था तो बॉस ने मुझसे कहा था कि आप दुबई आकर अपनी फैमिली को भी अपने पास बुला सकोगे। हम न सिर्फ आपको वीज़ा बनाकर देंगे बल्कि रहने का मकान भी देंगे। मैं इतने दिनों से मैनेजर के पीछे लगा हुआ था कि मेरी पत्नी की वीज़ा का इंतज़ाम कर दो। मैं वहाँ हिंदुस्तान में उसे अकेला छोड़कर आया हूँ, मगर अब उसने मुझसे साफ कह दिया है कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से आप 1 साल से पहले अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। उन लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। लानत भेजता हूँ ऐसी नौकरी पर। नदीम की बातें सुनकर मैं थोड़ा गम में हो गई थी, मगर मैं बोली कि आप जल्दीबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको करना क्या है। नदीम गुस्से से बोला, क्या कह रही हो तुम? अभी भी कुछ सोचने और समझने के लिए बचा है? मैं ये नौकरी छोड़कर आ जाऊंगा तो उससे अच्छा काम मुझे मिल जाएगा। अच्छा तुम फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने भी फ़ोन बंद कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे एक खुशी हासिल होने वाली थी, वह भी मुझसे छीन ली गई थी। खैर मैं घर के कामों में दिल लगाने की कोशिश कर रही थी। अब तो मैं रुस्तम के कपड़े वगैरह भी धोकर इस्त्री कर दिया करती थी। क्योंकि उसके पेपर हो रहे थे, वह हर वक्त अपने कमरे में घुसा रहता था। मुझे उम्मीद थी कि वह अपने इम्तिहान में ज़रूर रंग लाएगा। एक दिन मुझे मम्मी का फ़ोन आया था। वह कुछ परेशान लग रही थी। मैं बोली, मम्मी क्या हुआ? तो वह कहने लगी, तुम्हारी भाभी आई है, वह तुमसे बात करना चाहती है। तब मुझे समझ आई कि मम्मी शायद इसलिए परेशान है कि अगर मैंने बात करने से मना कर दिया तो भाभी मम्मी से नाराज़ होकर चली जाएंगी। मुझे भाभी से बात करने का कोई शौक़ नहीं था। मुझे पता था मुझसे बात भी इसलिए करना चाहती है ताकि मेरा शुक्रिया अदा कर सके। मैंने उनके बेटे को अपने घर में रखा था। मुझे उनके शुक्रिया की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं उनके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी, ना अच्छा और ना ही बुरा। मगर मैंने मम्मी के खातिर भाभी से बात करने की हामी भर ली थी। मैंने सलाम किया तो भाभी की थकी सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। वे कहने लगी, सबाना लगता है तुम पिछली बातों को दिल से भुला नहीं सकी थी। मैंने तो वह तुम्हारे भाई से भी कह दिया था कि मुझे किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को सबाना के घर नहीं भेजूंगी। आप रुस्तम के लिए कहीं और रहने का इंतज़ाम कर दो। वह मेरी बात नहीं माने। अब जब उनके फैसले का गलत नतीजा उनके साथ लगा है तो उनके भी कान खड़े हो गए हैं। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई थी और बोली, भाभी आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाभी बोली, तुम क्या मेरे बेटे से सारा सारा दिन अपने घर के काम करवाती रहती थी, जो उसे पढ़ाई का मौका नहीं मिला? ये इल्ज़ाम सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। पहले तो मैं भाभी की बदतमीजियाँ चुपचाप सह जाया करती थी, मगर आज मैं ना तो मजबूर थी और ना ही लाचार। इसलिए मैंने भाभी को मुंह तोड़ जवाब दिया था और बोली, भाभी आप जैसी एहसान फरामोश औरत के साथ भलाई करना नेकी को दरिया में डालने के बराबर है। मैंने तो मम्मी को साफ कह दिया था कि मुझे भाभी जैसी औरत के बेटे को घर में नहीं रखना, मगर मेरी मम्मी का प्यार तो हमेशा ही बहुत बड़ा है। मुझसे कहने लगी कि चलो पुरानी बातें भूलकर अपने भतीजे को घर में रख लो। मेरे शौहर ने भी जब मुझसे यही सब कहा तो मैंने रुस्तम को अपनी मम्मी के खुशी के खातिर रख लिया था। लेकिन अब पछता रही हूँ कि मैंने मम्मी की बात क्यों मानी। मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि मेरे घर में लोग ही कितने रहते हैं जो मैंने आपके बेटे से काम करवाया है। वैसे भाभी ने जल्दी मेरी बात को काट दी थी और कहने लगी, अगर रुस्तम घर के काम नहीं करता था तो फिर वहाँ पर क्या कर रहा था कि पढ़ ना सका और अपने पेपर में फेल हो गया है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या रुस्तम सच में फेल हो गया था? लेकिन कैसे? मैं बोली, अगर आपका बेटा इतना ही अच्छा और पढ़ाकू होता तो आप उसे मेरे पास शहर ना भेजती, उधर ही पढ़ा लेती। कसूर आपके बेटे का है, मेरा नहीं। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि खुद सोच में बैठ गई थी। रुस्तम से कहाँ गलती हो गई है जो वो फेल हो गया है? मैं उन्हीं सोचों में घूम बैठी थी। घर का दरवाज़ा खोलकर रुस्तम घर में दाखिल हो गया था। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। मैंने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और बोली, रुस्तम तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? वह मुस्कुराकर बोला, बुआ अभी तो एक पेपर और होने हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट के होंगे, तब कहीं जाकर रिजल्ट आएगा। अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई करना है। मैंने सर हिला दिया तो अपने कमरे में चला गया था। शायद रुस्तम को उसके माँ बाप ने ये नहीं बताया था कि उसकी बुआ भी पढ़ी लिखी औरत है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी। मैं तो इस बात को अच्छे से समझती थी, मगर रुस्तम का ये ख्याल था क्योंकि मेरा ताल्लुक गांव से है तो हवा में तीर चला सकता है। न जाने ये लड़का किन चक्करों में पड़ गया था, जो कुछ झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। अब मुझे रुस्तम पर शक हुआ था। मैंने भी सोच लिया था कि उसके राज को फांस करके ही रहूंगी। रुस्तम के पार्सल भी धड़ाधड़ आ रहे थे और वह सारा सारा दिन कमरे में बैठा रहता था। मुझे यही कहता,
मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, जबकि मुझे तो मालूम था कि उसका तो रिजल्ट भी आ चुका है। मैंने सोच लिया था मैं रुस्तम को रंगे हाथों पकड़ लूंगी और देखूंगी आखिर वह पढ़ाई के नाम पर क्या कर रहा है। एक दिन रुस्तम घर पर नहीं था। मैंने जल्दी से उसके कमरे में दाखिल होकर बाहर की खिड़की खोल दी थी ताकि बाहर से कमरे का सारा मंजर नजर आ जाए। मगर कमरे में मौजूद इंसान को ये भी नहीं मालूम हुआ था कि कोई मुझे देख रहा है। खैर, मुझे ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। मैं किचन में काम कर रही थी जब रुस्तम को घर में दाखिल होते हुए देखा था। उसके हाथ में पार्सल पड़ा हुआ था और वह बड़ी तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मैंने चूल्हे की आग हल्की कर दी और घर के बाहर के हिस्से में जाकर खड़ी हो गई थी। मैं रुस्तम के कमरे का मंजर खुली हुई खिड़की से देख रही थी। रुस्तम बड़ा घबराया हुआ था। उसने सबसे पहले कमरे को अंदर से ब्लॉक कर दिया था और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसे स्टैंड पर सेट कर दिया था। अब कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर पार्सल रख दिया था जो अपने साथ लिया हुआ था। उसने कैंची की मदद से वह पार्सल खोलना शुरू कर दिया था। मैं शक में थी, न जाने पार्सल से क्या निकलेगा। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी कि उसके पास एक ट्रे का सेट पड़ा हुआ था। उसमें 3 छोटी छोटी ट्रे थी। मैंने हाथ बढ़ाकर पूरी खिड़की खोल दी थी। जब रुस्तम की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह डर गया था। मैंने उसे इशारा किया था, दरवाज़ा खोलो। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। वह घबराया हुआ था। मैं बोली, रुस्तम, तुम मुझसे झूठ बोलते रहे हो कि तुम पढ़ाई करते हो, जबकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम फेल हो गए हो। मुझे बताओ क्या माजरा है। रुस्तम की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोला, बुआ, इंसान जो कुछ भी करता है मजबूरी में ही करता है। मैं भी मजबूर हूँ। बुआ, आप जानती है ना कि मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हमारे घर में बड़ी गरीबी है। पापा कोई काम नहीं करते, जबकि मम्मी को लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। मम्मी बहुत तंग पड़ चुकी हैं। उनके हाथों पर जख्म है। बुआ, ये सब बातें मैं आपको नहीं बता सकता था। मेरे माँ बाप ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। फिर मम्मी भी नहीं चाहती थी कि आपके सामने ये सारी बातें करें। मुझे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया था ताकि मैं पढ़ाई करके खूब पैसा कमाऊं। मगर बुआ, पढ़ाई पूरा करते करते तो बहुत साल लग जाने थे। तो फिर क्या, तब तक हमें गरीबी में ज़िंदगी बिताना पड़ता। एक वक्त की रोटी खाकर दूसरे वक्त की रोटी की उम्मीद दिल से ख़त्म कर देना था। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ करने का सोचा था। मैं यहाँ शहर में आकर ऑनलाइन फ्रॉड बिजनेस के बारे में सुना था। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। उसके बाद मैंने फेक आईडी बनाकर ये सब बिजनेस शुरू कर दिया है। हमें लोगों के यहाँ फ़ोन करके उनको सामान का लालच देना पड़ता है कि इतने पैसे दो और ये सामान भेज देंगे, जैसे कि फ़ोन, कूलर, टीवी, पंखा। और हम लोगों को ये फ़ोन करके कहते हैं ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल सस्ती दामों पर दिलवाएंगे। आप पहले हमारे अकाउंट में पैसे भेज दीजिए। इस तरह लोगों को हम बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाते हैं। बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। इसमें पकड़े जाने का खतरा बहुत कम होता है। इसमें फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस सब कुछ गलत गलत डला होता है, जिसकी वजह से लोग हमें पकड़ नहीं पाते और आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। इस तरह लोग झांसे में आकर अपने पैसे भेज दिया करते हैं। बुआ, आप यकीन करिए, मैं इस तरह बहुत अच्छा मुआवजा कमा रहा हूँ। मैं थोड़े बहुत पैसे घर भी भेज देता हूँ कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए हैं। मैं ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई थी। समझ नहीं आया था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं बोली, रुस्तम, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। वे हंस दिया और बोला, बुआ, पढ़ाई वगैरह तो पेट भरे की बातें होती हैं। पेट भूखा हो तो खाने के अलावा कुछ भी नहीं सुहाता। आपको पता है, मैं मम्मी से यही कहता था कि आपने बुआ के साथ बहुत बुरा किया है, उसकी सज़ा हमें मिल रही है। जो हमारा कारोबार तंग हो गया है। मैं तो आपके घर रहना भी नहीं चाहता था। बुआ, ये तो गलत बात है ना कि जब मैं पैदा हुआ था तो आपको मुझसे मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। खैर देखो ना, अब मैं आपके घर में रहने के लिए आ गया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था। मैंने रुस्तम से कहा, शाबाश, तुमने बड़ा होने का फ़र्ज़ निभा दिया है। उसने भी मुस्कुरा दिया था, पर मैंने उसको समझाया, रुस्तम, लेकिन जो तुम कर रहे हो वह रास्ता ठीक नहीं है। आखिर धोखा तो धोखा ही होता है। अगर तुम्हें इतना कंप्यूटर आता है तो कोई अच्छी जॉब करो और इस फ्रॉड काम को छोड़ दो। ऐसी बात नहीं है रुस्तम, पकड़े जाते हैं, लाखों लोग जेल में पड़े हैं ऐसे फ्रॉड धंधे में। कुछ दिनों बाद मुझे नदीम का फ़ोन आया था। दुबई में उनका मामला हल हो गया था। मैं अब अपने शोहर के पास जा रही थी। अगर तुम इस फ्रॉड काम को छोड़कर सही काम करो तो मेरे घर में ही रुक जाओ, वरना मेरा घर खाली करके जा सकते हो।
मगर रुस्तम ने मना कर दिया और बोला कि मैं घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। रुस्तम वापस चला गया था जबकि मैं दुबई आ गई थी। इतने साल बीत जाने के बाद मेरी भाभी का दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ था। खैर, मैंने पहले भी कभी उनकी परवाह नहीं की थी और ना ही मुझे अब उनकी परवाह थी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और तसल्ली में हूँ। मुझे मम्मी से पता चलता रहता है कि रुस्तम ने अपनी मेहनत से घर के हालात ठीक कर ली है। मैंने इसी में राजी हूँ कि मेरे भाई के हालात अच्छे हो गए हैं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ऐसे काम को सपोर्ट करना चाहिए? मुझे तो ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने रुस्तम को मना किया था। इससे लोगों की हाय लग जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।